दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये नई सीरीज चलाया है मैंने। ये बेसिकली नई सीरीज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये घटना चक्र की जो जीएस दृष्टि का ये पर्यावरण में पारिस्थितिकी है वो बुक है ये, ठीक है। तो उसका ये पार्ट 1 है, ठीक है। इसको हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, इसको फटाफट रिवीजन करेंगे क्योंकि इसमें बहुत ही संक्षिप्त में दिया हुआ है, बहुत संक्षेप में दिया हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम 3 या 4 मैक्सिमम, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो उतने में इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। और बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें, वनडे एग्जाम्स के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। जहाँ पर कहीं डिटेल से कुछ पूछा जाता है वहाँ थोड़ा सा आप इसको मतलब ये कह सकते हैं कि हाँ वैसे लेवल का नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि वनडे एग्ज़ाम्स जितने भी होते हैं आप इवन की यूपी पीसीएस में भी इस बुक से 100% इसमें से क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको देखिए, पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। और वीडियो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो ज़रूर देखिएगा अंत तक, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। तो देखिए, पर्यावरण एवं सतत विकास, ये जो पहला चैप्टर है इसके बारे में बताया गया है कि पर्यावरण क्या है, ठीक है। तो पर्यावरण का देखिए यहाँ पे एक छोटा सा बनाया गया है डायग्राम कि पर्यावरण क्या है। वैसे तो हम अपने चारों तरफ जो भी देखते हैं वो पर्यावरण ही है, ठीक है। तो उसमें कोई डाउट नहीं है। इसका शाब्दिक अर्थ दिया गया है परि और आवरण, यानी कि जीवों के चारों तरफ जो घेरा हुआ है, आवरण बना हुआ है, उसी को पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। कुछ भी है, जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं या नहीं भी दिख रही हैं तो भी महसूस हो रही हैं, वो सब जो है पर्यावरण कहलाता है, ठीक। तो देखिए पर्यावरण के विविध पक्ष क्या क्या हैं, तो इसमें देख लेते हैं हम, विविध पक्ष देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं। जैसे अवधारणा के स्तर पर देखिए, अवधारणा, पर्यावरण की अवधारणा क्या है, लघु स्तर पे और वृहत स्तर पे, दोनों स्तरों पर पाई जाती है। इसके कारक क्या है, कारक संसाधन के रूप में और नियंत्रक के रूप में। नियंत्रक के रूप में भी होते हैं कारक, और संसाधन के रूप में जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, जिनका हम प्रयोग करते हैं, उस रूप में भी होते हैं। और ये नियंत्रक भी होते हैं। नियंत्रक इसलिए कह सकते हैं कि आप अगर कहीं हाइट वाली जगह पर हैं तो ऊंचाई जो है वो नियंत्रक कारक है, ठीक है। या कहीं ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे ये वर्षा बहुत होती है तो वर्षा वहाँ पे नियंत्रक कारक है। तो इस तरीके से मुख्य संगठक के रूप में देखिए, ऊर्जा, जैविक और अजैविक, ये इसके मुख्य 3 ही हैं, मतलब संगठक आप कह सकते हैं। एक ऊर्जा और जैविक और अजैविक। और जैविक में सारे जो जीवित जो जंतु हैं और ये पौधे वगैरह ये सब आ जाएंगे, ठीक। और अजैविक में जो भौतिक चीज़ें हैं, जल, आपका ऊष्मा, ये सब चीज़ें हैं, ठीक। तो विभिन्नताओं का कारण क्या होता है, इनकी विभिन्नताओं में इनमें कारण क्या होता है, तो ये जलवायु में परिवर्तन, मृदा का प्रकार और स्थलाकृति में अंतर। ये जैसे जलवायु में परिवर्तन, अगर आप मान लीजिए आप कहीं प्लेन एरिया में हैं, ठीक है। तो प्लेन एरिया में आपको अलग टाइप का एक पर्यावरण दिखेगा, ठीक है। वहाँ पर आपको नॉर्मल चीज़ें दिखेंगी। लेकिन अगर आप यही आप हिल एरिया में चले जाइए, कहीं पहाड़ी एरिया में चले जाइए, तो वहाँ आपको अलग तरीके का पर्यावरण दिखेगा। वहाँ पर थोड़ा ठंडा होगा मौसम, ठीक है। वहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं वो विभिन्न अलग प्रकार की दिखेंगी। यहाँ पर आपको अलग प्रकार की, प्लेन में आपको अलग प्रकार के जानवर दिखेंगे। हिल एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे अलग प्रकार के जानवर दिखेंगे। तो हर जहाँ पर भी आप जाएंगे, जैसे या तो उसमें जलवायु परिवर्तन होगा, मृदा का प्रकार बदलेगा, पहाड़ी एरिया या मैदानी एरिया में अलग अलग टाइप की मृदा पाई जाती है। स्थलाकृतियों में परिवर्तन होगा, वहाँ पहाड़ है, यहाँ प्लेन एरिया है। तो ये सारे इसके विभिन्नताओं के इसके कारक हैं, ठीक है। तो इनको समझिएगा आप कि क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें विभिन्नता क्यों आती है, ठीक है। तो इन सब कारणों से विभिन्नता पाई जाती है, ठीक है। अब मान लीजिए अपने इधर यूपी और इन सब ये जो मध्य अपना एरिया है मध्य भारत का, यहाँ पर जो है ये जलोढ़ मृदा की बहुतायत पाई जाती है। अभी आप कहीं थोड़ा नीचे चले जाइए, साउथ में, साउथ की तरफ बढ़ेंगे, उधर फिर लेटराइट और ये सब, फिर डेल्टा, अरे उधर जाएंगे आप महाराष्ट्र और उधर पश्चिमी क्षेत्र में, महाराष्ट्र के साइड में जाएंगे तो उधर आपको जो दक्कन वाला एरिया है उधर आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगी। तो जैसे जैसे जहाँ जहाँ आप जाएंगे तो मेन 3 चीज़ें ही हैं जो विभिन्नताओं का कारण बताती हैं, ठीक है। एक जलवायु परिवर्तन, और एक मृदा का प्रकार कैसा है वहाँ पे, और स्थलाकृतियों में
अंतर। तो ये है इसकी विभिन्नता का कारण। पर्यावरण के मुख्य संघटक जैसे मैंने ऊपर ही बताया आपको कि भौतिक में जो स्थल, वायु, जल ये सब भौतिक हैं जो दिख रहा है। जैविक में क्या है, जो पादप, जंतु और सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको बोलते हो आप, वो सारे मिला करके वो जैविक कहलाते हैं। ठीक है। ऊर्जा ऊर्जा एक सौरिक, सूर्य से मिलने वाली, और भूतापीय। भूतापीय का मतलब होता है जो भूमि के अंदर से ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो वो कहलाती है भूतापीय। ठीक, चलिए ये संघटक समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए इसमें एक दिया हुआ ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इसके अनुसार पर्यावरण की परिभाषा दी गई है। तो इसको भी देख लीजिए क्या दी है। किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाओं और उनके साथ अंतःक्रिया ही पर्यावरण कहलाता है। तो समझ में आ गया कि जो भौतिक दशाएं हैं, भौतिक और जैविक दशाएं हैं किसी भी जीव के चारों तरफ, उन उसके साथ उसका अंतःकरण, अंतःक्रिया। अंतःक्रिया का मतलब ये होता है कि आप उसमें रह रहे हो, किस तरीके से आप व्यवहार कर रहे हो, वो सब चीज़ें मिला करके वो टोटली जो है वो पर्यावरण का पर्यावरण को परिभाषित करती हैं। ठीक है, तो याद रखिए इसको। देखिए ये सामान्य परिभाषा दी गई है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों तरफ है, उसी को हम सामूहिक रूप से पर्यावरण की संज्ञा देते हैं, सीधे सीधे शब्दों में। ठीक है, चलिए इसमें बहुत कुछ समझने को नहीं है, अब जहाँ पे समझाना होगा मैं आपको पूरा अच्छी तरीके से समझाऊंगा। देखिए निष्कर्षतः दिया हुआ है इसमें, निष्कर्ष क्या निकला, पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे होती हैं। तो देखिए इसमें बताया कि कई संगठनों से जो है ये निर्मित संरचना है। ठीक, कुछ कारक जो है वो संसाधन के रूप में होते हैं, जैसे जल हो गया। ठीक है, ये जल हम संसाधन के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, कुछ कारक होते हैं नियंत्रक के रूप में, नियंत्रक के रूप में हो गया जलवायु हो गई, परिवर्तन जो है मृदाएं हो गई, ये सब इसमें जो है परिवर्तन ये नियंत्रक के रूप में हो जाते हैं, जैसे मृदा वगैरह हो गया। सभी जैविक और अजैविक अवयवों का सम्मिश्रण भी है इसमें। अब दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, जैविक और अजैविक दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, वृहत एवं लघु स्तर पर अवधारणा ये भी है। ठीक है, क्षेत्रीय तथा भूमंडलीय स्तर पर विभिन्नताएं, तो ये भी चीज़ आपको देखने को मिलती है। ठीक है, कहीं भी जाएंगे अलग अलग चीज़, अलग अलग तरह की आपको वनस्पतियाँ, अलग अलग तरह के जीव जंतु ये सब देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ये चीज़ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखिए धारणीय विकास या सतत विकास, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, धारणीय विकास शब्द की जो व्याख्या है वो कहाँ से निकल कर आई, कब इसका इस्तेमाल हुआ या कब इसका प्रयोग हुआ, तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। देखिए अवधारणा कहाँ से आई है, इसका अवधारणा ये है कि धारणीय विकास का मतलब ये होता है कि भाई जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन हैं, उनको आप भविष्य की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए भी संरक्षित करके रखना है, और आप प्रेजेंट में उस तरीके से उसको इस्तेमाल कीजिए। तो वही लिखा है कि वर्तमान की आवश्यकता और भविष्य की आवश्यकता दोनों को ध्यान में रखकर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जैसे जल जल का देखिए, मैं बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ आपको। जल संसाधन है, या जो अभी जैसे पेट्रोल हो गया या डीजल हो गया, ये सब ऐसे संसाधन हैं जो कि भविष्य में हो सकता है कि आगे आने वाले 100-150 सालों में ये समाप्त हो जाएं। ठीक है, फिर इसीलिए नए नए तरीके के जो संसाधन हैं, ऊर्जा संसाधन, उनकी खोज की जा रही है, उन पे कार्य किया जा रहा है। ठीक है, तो जैसे जल है, अब जल आपको इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि इसका मतलब दुरुपयोग ना हो। कहने का मतलब ये है कि आपकी जितनी ज़रूरत है, जितनी रिक्वायरमेंट है, आप यूज़ कीजिए। ठीक है, उससे ज़्यादा आप यूज़ मत कीजिए। देखिए आप कहीं पानी की टंकी या कुछ ऐसा होता है कि लोग भूल जाते हैं बंद करना, और पानी वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो वही चीज़ बताया गया है कि इसकी अवधारणा ये है, सतत विकास में जो है, धारणीय विकास में ये आता है। ठीक है, इसका उद्देश्य वही है, पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण और उचित प्रबंधन। तीनों चीज़ मैंने बता दी आपको कि आप उपयोग कीजिए, उसको संरक्षित कीजिए और प्रबंधन कीजिए। देखिए आज बहुत सारे लोग जो है जो वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, होता है ना, जैसे भारत सरकार की भी एक योजना चली है, एक कार्यक्रम चला है। ठीक है, रेन हार्वेस्टिंग वाला जो, ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। तो रेन हार्वेस्टिंग उसके द्वारा जल को बचाया जाना। ठीक है, किसी भी तरीके से, चाहे तालाब में इकट्ठा करके या ज़मीन के अंदर किसी भी तरीके से उसको स्वच्छ जल पहुंचा करके, तो उससे क्या है कि आपका जल जो है
जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज होता रहता है, ठीक है। नहीं तो उसमें से पानी निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि वहाँ पे, इसीलिए तो होता है कि कुएँ सूख गए, नल सूख गया। क्यों सूख जाता है? वो इसीलिए सूख जाता है क्योंकि वहाँ पे जो पानी था पूरा वो आपने सब बाहर निकाल लिया, और वहाँ पर कुछ रह ही नहीं गया, रिचार्ज तो हो नहीं रहा है। तो जब किसी मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो जाएगा तो क्या है वो, फिर उससे कुछ नहीं होगा, आउटगोइंग बंद हो जाएगी, फिर धीरे धीरे इनकमिंग भी बंद हो जाएगी। तो वही होता है, हर चीज़ को लिमिट के आधार पे अपना एक लिमिट सेट करके ही यूज़ करना चाहिए। तो इसका वही बताया गया है इसमें कि न्यायसंगत उपयोग, संरक्षण और उचित प्रबंधन होना चाहिए। शब्द की व्याख्या के रूप में देखो, ये 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED द्वारा आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट, जिसको ब्रेटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं, तो याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया प्रश्न है ये। ब्रेटलैंड रिपोर्ट जो है कब आई थी? ये 1987 में। किस नाम से आई थी? आवर कॉमन फ्यूचर। बहुत महत्वपूर्ण, कई बार पूछा गया है और आगे भी संभावना है कि पूछा जाए। तो ये 1987 में आई थी, ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो याद रखिए, पृथ्वी सम्मेलन जो है 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। उसको रियो घोषणा भी कहते हैं, ठीक है। वहाँ पर धारणीय विकास के प्रति लोगों का जो है वो समर्थन लिया गया, ठीक है। लोगों ने बोला हाँ, इस पर काम होना चाहिए, धारणीय विकास को के हिसाब से बढ़ना चाहिए, प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये 1992 में हुआ था पृथ्वी सम्मेलन, पूछा जाता है। रियो सम्मेलन भी बोलते हैं इसको, रियो घोषणा भी बोलते हैं, ठीक है, 1992 में, ठीक। तो याद रखिएगा इसको। अभी इसमें पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित कुछ चीज़ें बताई गई हैं, देखिए ये देख लेते हैं इसमें। पर्यावरण सुरक्षा जो है वो पर्यावरण सुरक्षा की के लिए जो संकट हैं उनको, उससे कैसे हमें निजात दिया जाए, किसके जैसे प्रदूषण हो गया, ठीक है। तो प्रदूषण कम करना है आपको, उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा कि जो चीज़ें प्रदूषित कर रही हैं वातावरण को, उसको आपको प्रतिबंधित करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। जैसे पॉलीथीन हो गया, पॉलीथीन बहुत नुकसान करती है अपने पर्यावरण को, ठीक है। वो हज़ारों साल तक वो हटती ही नहीं, जैसे कि जैसे वो पड़ी रहती है। अगर आप ज़मीन में उसको गाड़ दीजिए तो वो कहीं नहीं, वो अगर आप उसको 100 साल बाद वैसे वहाँ से उसको निकालेंगे तो वैसे ही रहेगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो प्रदूषण फैलाती हैं, तो उसको ध्यान देना चाहिए कि पॉली बैग्स का इस्तेमाल कम कीजिए, ठीक है, या ना ही कीजिए, आप घर से थैला लेकर जाइए। धारणीय विकास पर्यावरणीय क्षरण को कम करने में सहायक, जो अभी बताया हमने कि भाई आप न्याय संगत उपयोग कीजिए, ठीक है, संरक्षण कीजिए, उसका प्रबंधन कीजिए, तो उस तरीके से संसाधनों को बचाया जा सकता है। अदरवाइज एक समय ऐसा आएगा कि इन ये कुछ रह ही नहीं जाएगा, और हमारी जो भविष्य की आने वाली पीढ़ियां हैं वो हम ही लोगों को गाली देंगी। तो उसको ध्यान देना है थोड़ा। प्रकृति में कार्बन चक्र व जल चक्र, अब इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि क्या क्या है। जैसे विभिन्न कार्बन चक्र क्या है? कार्बन, देखिए कार्बन तो पृथ्वी पर जो भी ये चीज़ें पाई जाती हैं सभी में मूल रूप मतलब पाया जाता है कार्बन, ठीक है। तो देखिए जैसे इसमें विभिन्न अवस्थाओं में विद्यमान है, मूल रूप से ग्रेफाइट और हीरे में है। ये कई बार पूछा गया है प्रश्न, याद रखिएगा इसको, ठीक है। यौगिक रूप में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन, कार्बोनेट आदि, ये सब इन सब रूपों में मिलता है। इसका पुनर्चक्रण कैसे होता है? देखो, विभिन्न भौतिक एवं जैविक क्रियाओं द्वारा। जल के समान, जैसे जल का चक्रण होता है वैसे कार्बन भी चक्र होता है। विभिन्न प्रकार के खनिजों में विद्यमान है ये, ठीक। तो इस तरीके से ये देखिए दिखाया गया है यहाँ पे, ये दिखाया गया है, देखिए कार्बन चक्र को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। देखिए यहाँ देखिए कैसे कैसे शुरू होता है, कहाँ से होता है, ये देखिए आप यहाँ से देख लीजिए। ये देखिए कार्बन चक्र यहाँ से शुरू हुआ, जैसे ये जीव जंतु हैं, ये सब कार्बन CO2 छोड़ रहे हैं श्वसन के जरिए, फिर ये इसको ये पौधों द्वारा, वृक्षों द्वारा इसको प्रकाश संश्लेषण में लिया जा रहा है और ऑक्सीजन छोड़ा जा रहा है, ठीक है। फिर वो यहाँ पे देखिए परिवहन और ये औद्योगिक जो उत्सर्जन है ये भी CO2 का उत्सर्जन कर रहे हैं भयंकर तरीके से, ठीक है। गाड़ियाँ चल रही हैं, फिर ये सब चीज़ें जो जब मर जाती हैं तो ये मृत जीव और अपशिष्ट उत्पाद इसको फिर यहाँ से धीरे धीरे देखिए फिर वो उन्हीं में परिवर्तित हो जाता है, जीवाश्म और ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब। तो ये चक्र ऐसे ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो ये है कार्बन चक्र, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक। जल चक्र के बारे में बताया गया है, देखिए बारिश होता है, ये जैसे बारिश हो रही है यहाँ पे हुआ, फिर ये पानी आया नदियों के माध्यम से यहाँ आया, कुछ कुछ जल जो है वो रिचार्ज हुआ, भूजल नीचे चला गया, ठीक है। धीरे धीरे कुछ जो है मैक्सिमम जल जो है वो नदियों के थ्रू समुद्र में मिल जाता है, ठीक है। वहाँ गया, वहाँ से
वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण हुआ, सूर्य के द्वारा वाष्पीकरण हुआ तो ये बादल का रूप लिया, बादल का रूप लिया तो फिर ये संघनित हो गए, फिर बारिश वर्षा हुई। देखिए उसी बीच में ये पेड़ और ये सब सभी लोग जो है पानी पीते हैं, इसको पेड़ों द्वारा वाष्पोत्सर्जन भी होता है, तो ये सब चीज़ें इसमें दिखाया गया है जल चक्र के रूप में। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा आप, इसमें कुछ वैसा खास नहीं है। ठीक है, परीक्षा के दृष्टिकोण से देख लीजिए एक बार क्या बताया है इन्होंने। पौधे की वृद्धि में सहायक होता है जल चक्र, सही आता है। वर्षा की मात्रा का निर्धारण वायुमंडल में नमी करती है, याद रखना ये कई बार पूछा गया है प्रश्न कि वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है, क्या चीज़ करती है, तो वो वायुमंडल में जितनी नमी होगी उतना ही वहाँ पे बारिश की संभावना, मतलब वर्षा की मात्रा अधिक होगी। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर वायुमंडल में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है, ये जल चक्र ही है। वायुमंडल में कार्बन का संतुलन बनाए रखता है, कार्बन चक्र। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। मूल रोम की कोशाभित्ति मुख्यतः बनी होती है सेलुलोज से। मूल रोमों के मृदा से चिपके रहने का कारण क्या है? पेक्टिन, याद रखना ये पेक्टिन। मूल रोम जो मृदा से चिपके रहते हैं पेक्टिन की वजह से। मूल रोमों की कोशिका भित्ति का कार्य क्या है? पारगम्य कला की तरह कार्य करती है, जिसको जो जरूरत है वही अंदर आता है, नहीं तो सब बाहर। ठीक, ये देखिए बताया गया है इसमें मृदा विलयन जल में कैसे होता है, क्या होता है। ठीक, ये परासरण, ये कम सांद्रता। ठीक, यहाँ से फिर अंतः शोषण होके मूल रोमों के ये इसमें रिक्तिका से होकर के ये अंदर इसमें जाता है, ये अधिक सांद्रता हो गई यहाँ पे। तो इस तरीके से जो जड़ें हैं वो जल कैसे ग्रहण करती हैं वो दिखाया गया है इसमें। ठीक, वायुमंडल की परिभाषा कैसे दी गई है यहाँ पे देखिए। पृथ्वी के परितः जो विद्यमान गैसें हैं, वायु का समूह, उसे वायुमंडल कहा गया है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से यहाँ पहले इधर देख लीजिए, फिर नीचे देखते हैं। पदार्थ के रूप में जैसे तत्व, पदार्थ का साधारणतम रूप जो है ये रासायनिक या भौतिक विधियों द्वारा उप विभाजन, इसका अभाव। ठीक, यौगिक क्या है? दो या दो से अधिक तत्व, उनको उनका एक स्थिर अनुपात, उन्हीं को यौगिक कहते हैं। मिश्रण में क्या होता है? दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक का किसी भी अनुपात में साधारण रूप में मिश्रण कहलाता है। अच्छा बताइए, हवा जो है वो क्या है, यौगिक है कि मिश्रण है? कमेंट करके बताइएगा। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे वायुमंडल में गैसों के विभिन्न गैसें और उनकी मात्रा दर्शाई गई है, कई बार पूछा भी गया है। देखिए नाइट्रोजन 78.08%। ठीक, उसके बाद ऑक्सीजन है 20.95%। ठीक है, ऑर्गन देखिए, नियॉन, हीलियम। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड देखिए 0.036%। तो इस तरीके से वायुमंडल में इन इतनी मात्रा में इन गैसों की उपस्थिति है। तो अगर पूछा जाए कि सबसे सर्वाधिक गैस कौन सी है, तो वो है नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। ठीक, याद रखिएगा, पूछा भी गया है कई बार वो। वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखने में सहायक होते हैं। तो ये पेड़ पौधे ही सहायक होते हैं। कैसे, किस तरीके से? आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बताता हूँ। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं पौधे, और उसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा फिर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, तो उसमें दोनों का ये आदान प्रदान होता है, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो वायुमंडल में आती है और CO2 जो है पौधे ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण कीजिए। ठीक है, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वायुमंडल में उसको जो है बैलेंस बना रहे वो, नहीं तो पेड़ काटते जाएंगे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, ऑक्सीजन के लिए हाय हाय मचेगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। वनों का एक अन्य उपनाम क्या है? ये हरे फेफड़े होते हैं, एग्जैक्टली इसीलिए कहा गया है इनको। ठीक है, अभी जब बीच में आपने देखा होगा कोरोना का जब प्रकोप चल रहा था 2021 में, मई जून में, तो लोगों में कैसे त्राहि त्राहि मची हुई थी। तब लोगों को याद आ रहा था कि यार पीपल का पेड़ लगाओ, इसका पेड़ लगाओ, उसका पेड़ लगाओ, नीम का पेड़ लगाओ। ठीक है, तो ये एक दो दिन में नहीं, ये हमेशा होना चाहिए। आप वर्ष में एक बार ज़रूर आप ऐसा एक दिन निकालिए जिस दिन 5-10 वृक्ष लगाइए आप। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुकून मिलेगा आपको। ठीक है, तो लगाइएगा इसको, अपने जन्मदिन पर लगाइए, जाके कम से कम 5 वृक्ष लगा दीजिए, 4 वृक्ष लगा दीजिए, 1 वृक्ष लगा दीजिए, 4-5 छोड़िए। तो अगर आप 60 साल 70 साल जीते हैं तब भी आप 60-70 वृक्ष लगाएंगे, तो उसमें से कुछ चलेंगे कुछ नहीं चलेंगे, लेकिन कुछ तो योगदान रहेगा आपका, तो लगाइएगा एक। ठीक है, चलिए देखिए इसमें ये वायुमंडल की ये जो परत है उसके बारे में बताया गया है। ठीक, तो ये लेयर के बारे में कैसे, आप देखिए कौन कौन सी लेयर कहाँ कहाँ पाई जाती है वो देख लीजिए, कई बार पूछा जाता है ये।
जैसे इसमें दिखाया गया है, ये सबसे जो ऊपरी जो परत है अगर बोला जाए उसको, तो वो क्षोभ मंडल है, ठीक है। यहीं पर सारी जो मौसम संबंधी जो भी घटनाएं होती हैं ना, यहीं पर होती हैं, ठीक है। तो देख लीजिए इसको, ये दिखाया गया है इसमें क्षोभ मंडल की सीमा, ठीक। ये समताप मंडल, उसके बाद समताप मंडल आता है। सब समताप मंडल में जो है सबसे अधिक जो ओजोन होती है गैस, वहीं पे उसकी लेयर पाई जाती है, डेंसिटी सबसे ज़्यादा वहीं पाई जाती है, ठीक है। तो समताप मंडल हो गया, उसके बाद मध्य मंडल हो गया, ये देखिए मध्य मंडल, ठीक। मध्य मंडल के बाद ये आयन मंडल होता है, जहाँ से रेडियो तरंगें परावर्तित होकर फिर से वापस आती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बहिर्मंडल हो जाता है, और उसी बहिर्मंडल में जो एक्सोस्फीयर होता है, उसी में ये सैटेलाइट्स वगैरह और ये सब चीज़ें होती हैं। संचार उपग्रह 3600 किलोमीटर ऊंचाई पर वायुमंडल में होता है ये, ठीक है। ये इसीलिए बताया गया है, इसमें दिखाया गया है। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान में रखिएगा आप, इनको याद रखेंगे तो काम आएगा ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से देख लेते हैं क्या है इसमें। ओजोन क्षेत्र का सर्वाधिक निर्माण कहाँ पर पाया गया था? अंटार्कटिका के ऊपर, ठीक है, वहाँ पे। सीएफसी हैलोजेंस, नाइट्रस ऑक्साइड, इथेन, हैलोजन, हैलोन इत्यादि गैसें उत्तरदायी हैं किस चीज़ के लिए? तो ये ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी हैं, ठीक है। क्लोरोफ्लोरो हेलोन्स तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड तीनों ही पदार्थ ओजोन रिक्तकारक हैं, ये भी ओजोन को नुकसान पहुंचाती हैं। ओजोन का अवयव अवक्षय करने वाले पदार्थों पर नियंत्रण करने, उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग वायव करने पर फेजिंग आउट जिसको बोलते हैं, वो किस में लिया गया था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये ओजोन से रिलेटेड है, याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, ठीक है। अब बताइएगा 2021 का, 22 वाला तो अभी आएगा, 21 में ओजोन डे का थीम क्या थी? ओजोन डे की जो थीम है वो क्या थी, ठीक है, कमेंट कीजिएगा आप। सर्वप्रथम 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ये पूछा गया है ये प्रश्न, तो याद रखिएगा 1985 में, और ब्रिटिश जो अंटार्कटिका सर्वे दल था उसके द्वारा पूछा गया था, ठीक। क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन से बना जो मानव निर्मित पदार्थ है वो क्लोरोफ्लोरो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है ये, ठीक है। रेफ्रिजरेटर जो और एसी वगैरह में जो भी ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसकी वजह से बहुत नुकसान होता है, ठीक है, ओजोन को। तो याद रखिएगा आप, ओजोन परत नहीं होगी तो अल्ट्रा वायलेट जो किरणें आती हैं उससे हमारे शरीर को बहुत नुकसान होगा। त्वचा जो स्किन कैंसर है वो होने का डर जो है बढ़ जाएगा, संभावनाएं बढ़ जाएंगी। देखिए इसमें बताया गया है कि कहाँ से कैसे होता है। इसमें ओजोन के रूप में परत में सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ है? तो 15 से 30 किलोमीटर की जो ऊंचाई है वहाँ पे है। समताप मंडल के बारे में बताया जा रहा है ये, ठीक है। तो ओजोन परत द्वारा हानिकारक यूवी किरणों का अवशोषण, तो वही चीज़ जो मैं आपको भी मैंने बताया। अतः ओजोन परत समताप मंडल में मानव जीवन के लिए आवश्यक है, यहाँ होना आवश्यक है। अगर जो हमने देखा ये कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ये सब चीज़ें हैं जो गैसें, अगर ये जाके उसको नुकसान पहुँचाएंगी, वहाँ पे होल कर देंगी, तो उससे क्या है, यूवी किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर आएंगी और उससे मानव को बहुत नुकसान होगा, ठीक है। इसलिए ये होना ज़रूरी है। तो जलवाष्प बहुत कम है वहाँ पे, अतः मौसमी घटनाएं ना के बराबर होती हैं। तो जो ये प्लेन वगैरह उड़ते हैं ना, वो सब समताप मंडल में ही उड़ते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसको। देखिए यहाँ भी परीक्षा के दृष्टि से कुछ बताया गया है, तो इसको भी देख लीजिए। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है, किसके द्वारा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा, याद रखिएगा, किसके द्वारा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। ओजोन परत की मोटाई सबसे अधिक कहाँ पे कब रहती है? तो बसंत ऋतु में। ओजोन परत को मापा जाता है किसमें? डॉप्सन की इकाई में, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस से 1 ATM दाब पर शुद्ध ओजोन परत की 0.01 mm की मोटाई किसके बराबर होती है? तो 1 डॉप्सन यूनिट के बराबर। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस क्या है? O3, वही ओजोन, ठीक है। ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में ओजोन गैस सूर्य के परावैंगनी किरणें, विकिरण या अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी पर जीवन को बचाती हैं। ये चीज़ें मैंने बता दिया आपको, खतरनाक प्रदूषक के रूप में, ठीक है, तो याद रखिएगा उसमें। ओजोन छिद्र के लिए प्रधानतः उत्तरदायी है, यानी कि जो नुकसान पहुंचाती है वो CFCs हैं, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये सब प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी इनकी संभावना है कि ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए इसको एक दूसरे लेक्चर में यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से करेंगे, धारणी विकास से बताएंगे। तो तब तक आप अपना जो है इसको एक दो बार देखिए, रिवाइज़ कीजिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, मैंने जो पूछा है उसको भी कमेंट कीजिएगा आप।
ठीक है। कुछ अगर आपका और सजेशंस है या क्या है, किसी सब्जेक्ट किसी टॉपिक पर आपको लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पे वायुमंडल का स्तरीकरण से नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।